हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मुझे आप सब लोग दोबारा से एकदम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होंगे। एक बार फिर से हम लोग अपने YouTube चैनल पे आपके साथ हैं और IIT JEE और नीट की तैयारी एकदम जोरों शोरों से है, क्योंकि HRD मिनिस्ट्री ने डेट्स बच्चों अनाउंस कर दिए। तो उसी के लिए हम लोग बच्चों बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लास 12 पास आउट बच्चों के लिए, जो टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं आपको तैयार करने अपकमिंग JEE मेन एडवांस नीट एग्जाम के लिए, उन सब के लिए दोस्तों हम लोग वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इसी कड़ी में दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, ये कोई पुराना टॉपिक नहीं है, ये दोस्तों नया टॉपिक है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। आज से 5 साल पहले इसके ऊपर सवाल नहीं होते थे, लेकिन दोस्तों विद इन 5 सालों के अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स को देखें, हम 2019 के पास्ट ईयर पेपर को देखें, 18 को देखें, 20 को देखें, तो हम पाएंगे इस पे एक दो सवाल मौजूद है। यस बच्चों, 25-30 सवालों में एक दो सवाल यहाँ पे मौजूद है। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, मेरी इस बात को बच्चों ध्यान रखना। तो इसकी तैयारी बहुत जरूरी है। प्लस सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें जो नॉलेज है, इसमें जो कंटेंट है बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा सा कंटेंट है। हार्डली बच्चों आप 1-2 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, आप ये वीडियो देख लेते हैं बच्चों, आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाती है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में थ्योरी पढ़ेंगे प्लस सवाल भी देखेंगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम कॉन्फिडेंस बच्चों बिल्डअप हो जाए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में जिन टेक्निक्स को हमको अपकमिंग एग्जाम के लिए पढ़ना है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है हमारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। बच्चों देखिए, एज ए केमिस्ट के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में, रिसर्च में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिसर्च में सबसे ज्यादा यूज होने वाली बच्चों टेक्नोलॉजी होती है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक होती है। अब देखिए कैसे काम करती है, ये हम लोग क्लास 11-12 में इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता है। जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं हायर लेवल पे जाकर के, तो वहां पे दोस्तों हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो एज ए केमिस्ट के तौर पे दोस्तों मैं आपको इसको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। देखो दोस्तों, जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है दोस्तों, देखिए ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है, ये देखिए कई टाइप की होती है। सबसे पहले एक होती है TLC। TLC स्टैंड फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी वगैरह भी इसके एक वेरिएंट्स होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी इसमें एक होता है। और एक होती है हमारी इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है दोस्तों, देखिए एज ए केमिस्ट के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, हमने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक रिएक्शन की, लेट्स से हमने अल्डोल कंडेंसेशन किया। दोस्तों आपको याद होगा अल्डोल कंडेंसेशन में कई सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अल्फा हाइड्रोजन के आधार पे। अगर एक मॉलिक्यूल में कई सारे अल्फा हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ डिफरेंट अल्डोल प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो हमने बच्चों एक ऑर्गेनिक रिएक्शन की जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट बने, कुछ वांटेड कुछ अनवांटेड। अब हमने जो मिक्सचर है हमारे पास, जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से हमने इन सारी चीजों को सेपरेट करना है। सारे प्रोडक्ट्स को सेपरेट करेंगे, उसे प्यूरिफाई करेंगे, उसको एकदम साफ सफाई करके फिर हम उसका NMR IR एक्सरे वगैरह लेकर के उसको हम लोग पूरा से अलग से एकदम सेपरेट बीकर में हम लोग उसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, हम उसको अलग से सील पैक कर देंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले रिएक्शन मिक्सचर में से अलग अलग प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करना होता है। तो हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें सबसे पहले प्यूरिफिकेशन टेक्निक में बच्चों सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग TLC करते हैं। रिएक्शन मिक्सचर की प्यूरिफिकेशन की शुरुआत होती है TLC से। ठीक है, अब देखो TLC कैसा होता है, एक छोटा सा बीकर होता है, एक छोटे से ग्लास जैसा बीकर होता है कांच का। उस कांच के बीकर में हमने एक छोटी सी प्लेट लेते हैं। दोस्तों हमारे पास एक छोटी सी प्लेट होती है, ये प्लेट का साइज हार्डली इतना बड़ा होता है। इस प्लेट के ऊपर दोस्तों हमारा एड्सॉर्ब किया हुआ होता है क्या, सिलिका। इसके ऊपर हम लोग सिलिका या फिर Al2O3 को एड्सॉर्ब कर देते हैं। बेटा ये पाउडर टाइप का होता है, जैसे बालू वगैरह होता है ना, उसी तरह से रेत वगैरह होती है, उसी तरह से पाउडर टाइप का होता है, एकदम वाइट। जैसे हम लोग घरों में जो पाउडर यूज करते हैं ना, सिंथॉल वगैरह, उसी टाइप का एकदम पाउडर टाइप का होता है। और ये चिपका हुआ होता है, इसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। मेरे बच्चों कॉपी में इसको याद रख लेना, ये वर्ड बड़े काम आएगा। बच्चों ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेक्चर हार्डली आधा घंटा 45 मिनट देखने के बाद आपके एग्जाम में बहुत तगड़े से 1-2 सवाल आपके कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो सिलिका या एल्यूमिना होता है स्टेशनरी फेज,
पूरे प्रोसेस में हर तरह की क्रोमेटोग्राफी में ये स्टेशनरी फेज होता है, क्योंकि ये मूव नहीं होता है, ये मोबाइल फेज नहीं, ये नॉन मोबाइल फेज है। ठीक है, तो हमारे पास एक छोटी सी प्लेट है एल्यूमिनियम की, उसके ऊपर हमने सिलिका को एड्सॉर्ब कर दिया है, चिपका दिया है। अब बेटा इसी के ऊपर देखो, यही हमारी ये फिगर में यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारी टीएलसी प्लेट है जिसके ऊपर सिलिका एड्सॉर्ब है, ये हमारी टीएलसी प्लेट है जिसके ऊपर सिलिका हमारी एड्सॉर्ब है। अब अच्छा देखिए होता क्या है। ठीक है, हमने अपने रिएक्शन मिक्सचर को लिया, हमने दोस्तों अपने रिएक्शन मिक्सचर को लिया और उसको एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसका एक सोल्यूशन बना दिया, और उस सोल्यूशन को हमने यहाँ पर हल्का सा ड्रॉप हमने उसकी प्लेस कर दी, एक बूंद हमने, एक ड्रॉप हमने उसकी यहाँ पर प्लेस कर दी। और उसके बाद हमने इस पूरी की पूरी ड्राई प्लेट को एक सॉल्वेंट प्लेस्ड कंटेनर के अंदर डाल देना है। ठीक है, एक छोटा सा कांच का कंटेनर होगा इतना बड़ा, ठीक है, कांच का कंटेनर होगा इतना बड़ा, उसमें नीचे इतनी हाइट का सॉल्वेंट दोस्तों प्लेस्ड है। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट दिख रहा है आपको, ठीक है, सॉल्वेंट दिख रहा है आपको। ये सॉल्वेंट हमने एक बहुत ही प्लानिंग के साथ चूज करना है। ठीक है, और उसी सॉल्वेंट प्लेस्ड कंटेनर में आपने इस टीएलसी प्लेस को रख देना है। अब देखो क्या होगा, कैपिलरी एक्शन होगा और कैपिलरी एक्शन से सॉल्वेंट हमारा मूव करेगा, कैपिलरी एक्शन से सॉल्वेंट हमारा मूव करेगा। ये सॉल्वेंट मूव करेगा तो आपको देखिएगा गीला गीला कुछ लिक्विड ऊपर बह रहा है, ठीक है, क्योंकि एकदम ड्राई था वो, तो आपको देखिएगा इसमें गीला गीला लिक्विड बह रहा है। ये देखो ब्लू ब्लू कलर का यहाँ पे सॉल्वेंट आपको दिख रहा है। और उसी सॉल्वेंट के साथ बच्चों, उसी सॉल्वेंट के साथ हमारी इस रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद अलग अलग कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी एंड दिस इज कंपाउंड सी, अलग अलग कंपाउंड भी दोस्तों हमारे यहाँ पर फ्लो होंगे। लेकिन ये सारे कंपाउंड अलग अलग हैं बच्चा लोग, ये सारे कंपाउंड अलग अलग हैं। दिस इज कंपाउंड सी, दिस इज कंपाउंड बी एंड दिस इज कंपाउंड ए। बच्चा लोग ये सारे कंपाउंड अलग अलग हैं, इनकी पोलैरिटी, इनका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन अलग अलग लेवल का होगा। तो इनमें से कुछ कंपाउंड तो सॉल्वेंट के साथ झमाझम एकदम भागते जाएंगे, और कुछ कंपाउंड जो सॉल्वेंट को उतना पसंद नहीं करते हैं, उसमें डिसॉल्व नहीं करते, उसके साथ इतनी अच्छी एफिनिटी नहीं है, तो वो सॉल्वेंट के साथ उतनी तेजी से फ्लो नहीं करेंगे। सो इस आधार पर हम देखेंगे कि हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर था जिसमें 3 अलग अलग कंपाउंड थे, वो तीनों अलग अलग कंपाउंड अपने सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन के कारण, अपने सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन बिहेवियर के कारण, अपने सॉल्वेंट के साथ डिफरेंट लेवल के इंटरेक्शन के कारण अलग अलग लेवल पे पॉइंट आउट होंगे। बच्चों ये मूव करेंगे, कैपिलरी एक्शन से मूव करेगा। ठीक है दोस्तों, समझिएगा, जो कंपाउंड सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो तेजी से सॉल्वेंट के साथ फ्लो करेगा, वो सॉल्वेंट के साथ ही फ्लो करेगा, तो मतलब सबसे ऊपर आएगा। और जो कंपाउंड सॉल्वेंट के साथ कम इंटरेक्ट करेगा वो नीचे रहेगा। इसको एक दूसरे वे में भी कहते हैं, जो कंपाउंड सॉल्वेंट को ज्यादा पसंद करता है और स्टेशनरी फेज को कम पसंद करता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बता दें बच्चों, जो सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है इस टीएलसी प्लेट में, उसे हम कहते हैं क्या, मोबाइल फेज। सॉल्वेंट को कहते हैं मोबाइल फेज। ठीक है, और स्टेशनरी फेज क्या था, सिलिका है Al2O3, इनको एडसॉर्बेंट भी कहते हैं। ठीक है, इनको एडसॉर्बेंट भी कहते हैं। और जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, जो रिएक्शन मिक्सचर है उसे एडसॉर्बेट, रिएक्शन मिक्सचर को दोस्त एडसॉर्बेट। ये हमारे सरफेस केमिस्ट्री की बातें हैं। क्लास 12 पास आउट वाले बच्चे एकदम इसको अच्छे से समझ रहे हैं, इन्होंने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है। जो करंट में क्लास 12 के बच्चे हैं वो इस वीडियो को एकदम अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री के बाद एडसॉर्बेट उनको समझ में आएगा। नहीं भी समझ में आएगा तो भी कोई टेंशन नहीं, बहुत बड़ा कोई टर्म नहीं है, गूगल करोगे तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर चीज है। तो सॉल्वेंट के साथ बेटा जिसका इंटरेक्शन हाई है वो सॉल्वेंट के साथ फ्लो करेगा ऊपर तक, और जिसका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन कम है, या मैं ये कहूं जिसका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन कम है लेकिन स्टेशनरी फेज के साथ खूब अच्छे से बॉन्डिंग है, जो स्टेशनरी फेज के साथ खूब अच्छे से चिपका हुआ है, स्टेशनरी फेज के साथ खूब अच्छे से चिपका हुआ है, तो वो बेटा स्टेशनरी के फेज के साथ रहना चाहेगा, वो सॉल्वेंट के साथ मूव कम करेगा, तो ये हमारा रहेगा ए। सो हम यहाँ पर बेटा हमारे रिएक्शन मिक्सचर में 3 कंपाउंड थे ABC। हमने जब इसको सॉल्वेंट में डिप किया इस टीएलसी प्लेट को, तो हमने ये पाया कंपाउंड ए कम मूव किया, कंपाउंड सी ज्यादा मूव किया। तो आप क्या कहोगे, आप बेटा क्या कहोगे, आप कहोगे कंपाउंड ए का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, कंपाउंड ए का बेटा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है किसके साथ, कंपाउंड ए का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किसके साथ, स्टेशनरी फेज के साथ, स्टेशनरी फेज के साथ। कंपाउंड ए का स्टेशनरी फेज के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, और वीक इंटरेक्शन है मोबाइल फेज के साथ, वीक इंटरेक्शन है मोबाइल फेज के साथ, मोबाइल फेज के साथ वीक इंटरेक्शन है।
वीक इंटरेक्शन, मोबाइल फेज के साथ वीक इंटरेक्शन। दोस्तों इसको मैं एक छोटे से एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। बच्चों लेट से हमारे पास एक गाइस, सो इसको चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। गाइस लेट से हमारे पास एक टी शर्ट है, ठीक है, हमारे पास लेट से यार एक टी शर्ट है, ठीक है। इस टी शर्ट में मान लीजिए बच्चों दाग लग गया है, ठीक है, 2 दाग लगे हुए हैं, एक है बच्चों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दाग और एक है बच्चों वीक दाग, ठीक है। ये जो स्पॉट है बच्चों, ये जो स्पॉट है लेट से इसको हमने पानी से धोया और ये स्पॉट चला गया, मतलब धूल मिट्टी का स्पॉट था, हल्की सी गंदगी वगैरह थी, पसीने असीने के दाग थे, ये हल्के से पानी से हमने धोए निकल गए। और ये जो दाग है बी दाग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दाग है, इसको पानी से धोने से नहीं निकला, इसके लिए हमें डिटर्जेंट पाउडर वगैरह अच्छा यूज करना पड़ रहा है। सो मैं बेटा ऐसे क्या कहूंगा, जो हमारा दाग ए है, जो ए स्पॉट है, ये कमीज के साथ, ये टी शर्ट के साथ इसका इंटरेक्शन वीक है और इसका पानी के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तभी ये जल्दी से पानी के साथ डिजोल्व हो जा रहा है। और ये जो दाग बी है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग दाग है, लेट से इंक, कॉफी या किसी का भी बेटा स्टेन है, ये पानी के साथ नहीं निकल रहा है, मतलब ये जो स्पॉट है, ये जो स्टेन है हमारा, ये कपड़े के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है और पानी के साथ इसकी बॉन्डिंग वीक है, तभी तो ये कपड़े को छोड़ नहीं रहा है। तो बेटा उसी तरीके से हमारा वहां पर भी था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फंडा समझिएगा, ठीक है, हमारे पर यहाँ पर रिएक्शन मिक्सर डाला और रिएक्शन मिक्सर में जो तीनों कंपाउंड है ये इस तरह से हमारे मूव किए, ये ए, ये बी, ये सी। सो कंपाउंड ए बेटा, कंपाउंड ए जो है, जो कंपाउंड ए है, जो कम ट्रेवल किया है, जो कम ट्रेवल किया है, हम उसको कहेंगे उसका स्टेशनरी फेज के साथ, उसका स्टेशनरी फेज के साथ और मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन। बच्चों बताइए कैसा होगा, मोबाइल फेज के साथ। इसका मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन क्या होगा, बी और सी की तुलना में इसका मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन वीक है, तभी तो सॉल्वेंट के साथ ही कम फ्लो कर रहा है। और जो कंपाउंड ए है, जो कंपाउंड ए है, वो सॉल्वेंट के साथ तो नहीं मूव कर रहा है, मतलब स्टेशनरी फेज में चिपका हुआ है, धीरे 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 रेंग रहा है, तो इसका स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। और वहीं दोस्तों इसके विपरीत अगर हम कंपाउंड सी की बात करते हैं तो हम क्या पाएंगे कंपाउंड सी में, कंपाउंड सी का बच्चों, कंपाउंड सी का स्टेशनरी फेज के साथ, बच्चों कंपाउंड सी का स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन वीक है और इसका मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन एबीसी की तुलना में स्ट्रॉन्ग है। ये दोस्तों यहाँ पे बात है। अच्छा, ये जो स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन है, इसको हम लोग एक टर्म से डिफाइन करते हैं, उस टर्म का नाम होता है आरएफ, उस टर्म का नाम होता है आरएफ, रिटेंशन फैक्टर, रिटार्डिंग फैक्टर, अलग अलग इसके नाम होते हैं, शॉर्ट में इसको आरएफ कहते हैं। बेटा व्हाट इज आरएफ? आरएफ स्टैंड फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। क्या सीने में समझा रहा हूं बच्चों? देखिए लेट्स से अपने पास एक टीएलसी प्लेट थी, उस टीएलसी प्लेट में आपने एल्यूमिना वेलवेट सब कुछ कोट किया हुआ था, उसमें आपने बेटा रिएक्शन मिक्सचर को डाला, उसके बाद में तुमने इसको एक कंटेनर में डाल दिया, एक बीकर के अंदर डाल दिया जिसमें कि सॉल्वेंट हमारा प्लेस था। अब कैपिलरी एक्शन के कारण ये फ्लो हुआ, जैसे जैसे ये सॉल्वेंट फ्लो होगा आपको दिखेगा गीला गीला लिक्विड हमारा ऊपर जा रहा है, जैसे कपड़े में अगर पानी आ जाए तो वो गीला गीला दिखता है ना, ऐसे ही इस स्टेशनरी फेज में भी जब सॉल्वेंट ऊपर ट्रेवल करेगा तो कुछ गीला गीला आपको फ्लो करेगा। आपने यहाँ पे पेंसिल से मार्क कर दिया था, जैसे ये गीली वाली लिक्विड, जैसे ही कैपिलरी एक्शन के कारण सॉल्वेंट ऊपर बेटा ट्रेवल करेगा, जैसे कपड़े में पानी ट्रेवल करता है, पानी की एक ड्रॉप डाल दो फैल जाता है, वैसे यहाँ पर भी सॉल्वेंट ऊपर ट्रेवल करेगा। जैसे ये सॉल्वेंट आपका यहाँ तक आएगा आप तुरंत इस प्लेट को उठा लोगे। तो लेट से हमारा जो सॉल्वेंट है, लेट से बेटा हमारा जो सॉल्वेंट ये 5 मिनट में कैपिलरी एक्शन के कारण इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता हो। लेट से डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसी 5 मिनट के दौरान सॉल्वेंट तो यहां तक मूव किया, लेकिन कंपाउंड ए 2 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, कंपाउंड बी 3 सेंटीमीटर ट्रेवल किया और कंपाउंड सी लेट से 5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया। तो ऐसे में जितने मिनट में सॉल्वेंट इतनी दूरी ट्रेवल किया, उतने मिनट में सॉल्वेंट के साथ साथ कंपाउंड ए इतना मूव किया, कंपाउंड बी इतना मूव किया, कंपाउंड सी इतना मूव किया। तो ऐसे में बेटा कंपाउंड ए का आरएफ कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपाउंड ए 2 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट 10 सेंटीमीटर। आरएफ बी का 3/10 एंड आरएफ सी का 5/10 हो जाएगा।
बेटा ये RF की वैल्यू अलग अलग सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए RF कंपाउंड्स के अलग अलग होते हैं। मान लीजिए एक हाई पोलर सॉल्वेंट है और एक हाई पोलर कंपाउंड है, तो अगर पोलैरिटी हाई है तो ऐसे में कंपाउंड उस पोलर सॉल्वेंट से जल्दी मूव करेगा। लेकिन मान लो वही कंपाउंड, वही पोलर कंपाउंड को अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट डालता हूँ तो वो कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट को लाइक नहीं करेगा, तो उसके साथ कम मूव करेगा। ठीक है, सो RF की वैल्यू किसी भी कंपाउंड के लिए RF की वैल्यू सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, उस कंपाउंड का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो RF बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। अगर मान लीजिए बच्चों किसी कंपाउंड का RF कम है, अब देखो यहाँ पे पूरा कंसेप्ट हमारा बन जा रहा है। मान लो बच्चों किसी कंपाउंड का RF कम है, तो बताओ कौन सा फंडा यहाँ पे लगेगा। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड का RF कम है, मतलब वो कम मूव किया है, तो हम कहेंगे उसका स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग है, मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन वीक है। और अगर मान लो किसी कंपाउंड का RF ज्यादा है, मतलब कि उसका मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग है और स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन वीक है। ठीक है, तो ये दोस्तों RF लो का कंसेप्ट है और ये बेटा RF हाई का कंसेप्ट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म क्रोमेटोग्राफी में RF की वैल्यू। बच्चों ये एक टर्म है जो टर्म के ऊपर सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए हैं अपनी क्रोमेटोग्राफी में अगले कंसेप्ट पे, विच इज कॉल्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बेटा ये होता है हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सो अब हम लोग क्रोमेटोग्राफी में अगली टाइप की क्रोमेटोग्राफी पे आ गए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, इसके पहले हमने जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देखी थी, उसका इस्तेमाल क्या होता है, वो बेटा रिएक्शन मिक्सचर से पहले हमारे रिएक्शन मिक्सचर में किस किस तरह के कंपाउंड हैं, कितने तरह के कंपाउंड, उनके RF वैल्यू कितने ज्यादा डिफर करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उनकी पोलैरिटी में कितना अंतर है, या उनके लिए कौन सा सॉल्वेंट लेना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, सो रिएक्शन मिक्सचर को सेपरेट करने से पहले एक तरह का लिटमस पेपर टेस्ट होता है वो, कि हम लोग जब बड़े लेवल पे एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो वहां पर कौन सी चीजों को लेना ज्यादा आसान है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी आपको इस एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखो बच्चों, हम लोग क्रोमेटोग्राफी का जो मेन इस्तेमाल होता है वो होता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट करना, ये हमारा काम होता है, क्रोमेटोग्राफी का मेन काम ये होता है। लेकिन बेटा इस सेपरेशन के लिए हम लोगों को सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। अब किसी रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट्स के मिक्सचर को, किसी रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट बेटर रहेगा। बच्चों वी हैव लॉट्स ऑफ सॉल्वेंट, टॉल्यूइन, हेक्सेन, इथाइल एस्टेट, मेथनॉल, बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं। सो बेटा कौन सा सॉल्वेंट बेटर रहेगा, इसको सेलेक्ट करना हम लोग पहले करते हैं, इसको पहले चूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि घर में कौन सा पेंट अच्छा रहेगा, हम घर में मान लीजिए पुताई कर रहे हैं, ठीक है, तो घर में कौन सा कलर अच्छा रहेगा, तो कलर पहले सेलेक्ट करना होता है। हम लोग उसके लिए शेड कार्ड वगैरह लगा करके आते हैं, देखते हैं, थोड़े बहुत दीवार पे लगा करके भी देख लेते हैं ये कलर अच्छा आ रहा नहीं आ रहा, ये सब चीज तो एक छोटा सा लिटमस टेस्ट होता है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी करने से पहले हम लोग TLC करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, जिससे कि हम लोग क्रोमेटोग्राफी में सही सॉल्वेंट का हम चुनाव कर सकें। क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए बच्चों, क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए सो दैट उस क्रोमेटोग्राफी में जो भी हमारे कंपोनेंट्स है उनकी RF वैल्यू 0.2 से 0.34 के आसपास आनी चाहिए। RF वैल्यू अगर बहुत कम हुई तो भी नहीं अच्छा होता है, और RF वैल्यू बहुत ज्यादा होती तो भी नहीं अच्छा होता है। देखो RF वैल्यू कम होती तो क्या होता है, अगर RF वैल्यू कम होती है, हमने एक ऐसा सॉल्वेंट लिया जिसके लिए RF बहुत बहुत लेस है, तो ऐसे बेटा टाइम बहुत लगता है, टाइम और सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि RF का मतलब सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, मोबाइल फेज के साथ कोई इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में मोबाइल फेज सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड को डिसॉल्व करा के लाने में बहुत टाइम और बहुत ज्यादा सॉल्वेंट लग जाएगा। और अगर बेटा RF वैल्यू ज्यादा होती है तो ऐसे बेटा प्रॉपर सेपरेशन नहीं होता है, ऐसे बेटा प्रॉपर सेपरेशन नहीं होता है, चीजें बहुत फास्ट स्पीड से होती हैं, और फास्ट स्पीड से होने के कारण जो कंपाउंड्स हैं ABC वो प्रॉपरली सेपरेट आउट नहीं हो पाते हैं। क्या हो रहा है चीज समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो हमने RF वैल्यू के आधार पे ऐसा सॉल्वेंट चूज करना है जिस सॉल्वेंट में रिएक्शन मिक्सचर के मेन प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी RF वैल्यू 0.2, 0.3, 0.4 इस तरीके से आ रही है। ना तो RF बहुत कम होना चाहिए, ना RF बहुत ज्यादा होना चाहिए। प्लीज इस पॉइंट को लिख लेना,
proper solvent should be chosen, proper solvent should be taken in column chromatography in which RF values of main component lies in between 0.2 से 0.4। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मुन्ना देखो सीन क्या है दोस्तों, हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी शुरू कर रहे हैं। देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हमारे पास एक कांच की एक शीशी होती है, एक ब्यूरेट टाइप का होता है, जैसे ब्यूरेट होता है ना वैसे एक ब्यूरेट होता है, लंबा सा एकदम फनल होती है, ठीक है। ये कांच का ग्लास होता है, एक हॉलो ट्यूब होती है, उसके अंदर हमने सिलिका एल्यूमिना को फिल कर दिया है। उसके ऊपर दोस्तों हमने सिलिका या फिर एल्यूमिना को फिक्स कर दिया। अगेन सिलिका एल्यूमिना हमेशा की तरह क्या है, स्टेशनरी फेज। ये यहाँ पे बेटा स्टेशनरी फेज है, ये यहाँ पे भी दोस्तों स्टेशनरी फेज है। इसके ऊपर हमने अपने रिएक्शन मिक्सचर को डाल दिया, रिएक्शन मिक्सचर को डाला, वो तुरंत हमारा सिलिका एल्यूमिना में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। अब तुम क्या करोगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सॉल्वेंट को फ्लो कराएंगे। अब हम इसमें सॉल्वेंट को फ्लो कराएंगे। जब हम सॉल्वेंट को फ्लो कराएंगे तो सॉल्वेंट के साथ धीरे धीरे इसमें मौजूद जो कंपाउंड है वो आएंगे, ठीक है। सॉल्वेंट के साथ धीरे धीरे जो कंपाउंड है वो आएंगे। बेटा कौन सा कंपाउंड पहले आएगा, कौन सा कंपाउंड पहले आएगा, पहले वो कंपाउंड आएगा जिसका RF हाई था, पहले वो कंपाउंड आएगा जिसका RF हाई था, और वो कंपाउंड देर से आएगा जिसका RF लो था। जिसका RF लो था वो स्टेशनरी फेज के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, स्टेशनरी फेज के साथ बॉन्डेड होता है, तो उसको छोड़ करके बहुत धीरे धीरे चलेगा। और जिसका RF ज्यादा है वो मोबाइल फेज के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव रहता है, तो बेटा बहुत तेजी से आएगा। तो हम धीरे धीरे करके सॉल्वेंट डालते जाएंगे, सॉल्वेंट फ्लो करता जाएगा, अपने साथ धीरे धीरे इन कंपाउंड्स को भी बहा के लाएगा। पहले कौन सा कंपाउंड आएगा, वो कंपाउंड आएगा जिसका RF हाई है, बाद में कौन सा कंपाउंड आएगा, वो कंपाउंड आएगा जिसका RF लो है। सो इसको हमने बेटा अलग कोनिकल में कनेक्ट करना है और इसको हमने अलग कोनिकल में कनेक्ट करना है। ये कलर बेटा आपको दिख जाती है, आपको इनके कलर दिख जाते हैं। ये कंपाउंड येलो कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये कंपाउंड ऑरेंज कलर का है। तो कलर से हमको पता चल जाता है किस बीकर में किसको हमने प्लेस करना है। इस तरह से हमारा फंडा रहता है। लेकिन प्लीज इस पॉइंट को कॉपी में लिख लेना, ड्यूरिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी वो कंपाउंड पहले आता है, ड्यूरिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी वो कंपाउंड पहले कलेक्ट होता है जिसका RF हाई होता है, और वो कंपाउंड देर से कलेक्ट होता है जिसका RF लो होता है, ठीक है। सो मुद्दे की बात बच्चों, इन शॉर्ट व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक होता है जिसके द्वारा हम रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग TLC का एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे कि हम लोग क्रोमेटोग्राफी में सही सॉल्वेंट का चुनाव कर सकें। TLC में हम लोग एक ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं जिस सॉल्वेंट में रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद मेन कंपोनेंट्स का RF वैल्यू 0.2 से 0.4 के बीच में आता है, ठीक है। आइडियल वैल्यू 0.2 से 0.3 होती है, बट 0.4 तक भी चल जाता है, ठीक है। उसके बाद सही सॉल्वेंट लेने के बाद अब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी एग्जीक्यूट करते हैं, सारे के सारे रिएक्शन मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले कांच की बोतल के अंदर, कांच की शीशी के अंदर, कांच की हॉलो ट्यूब के अंदर स्टेशनरी फेज को डालते हैं। स्टेशनरी फेज इज एल्यूमिना या सिलिका पाउडर। उसके ऊपर हमने रिएक्शन मिक्सचर डाल देना है। रिएक्शन मिक्सचर स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा, रिएक्शन मिक्सचर स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। स्टेशनरी फेज इज एड्सॉर्बेंट। उसके बाद हम उसमें मोबाइल फेज को डालेंगे, सॉल्वेंट को डालेंगे। सॉल्वेंट धीरे धीरे जब फ्लो करेगा तो अपने साथ अलग अलग कंपाउंड्स को अलग अलग रेट से डिसॉल्व करके लेके आएगा। पहले वो कंपाउंड पहले सॉल्वेंट के साथ फ्लो आउट होगा जिसका RF हाई है, उसके बाद वो कंपाउंड आएगा जिसका RF कम है, और सबसे लास्ट में वो कंपाउंड आएगा जिसका RF सबसे ज्यादा कम होगा। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स को अलग अलग बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे तरीका होता है। अच्छे से सीखने के बाद अब दोस्तों हम लोग आगे अपनी अगली टेक्निक की तरफ, विच इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। अगली दोस्तों हमारी टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, जो कि सबसे आसान टेक्निक होती है, जो कि दोस्तों हमारी सबसे आसान टेक्निक होती है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। अब भाई देखिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्यों इतनी आसान टेक्निक होती है, क्योंकि बच्चों क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक सबसे सस्ती, सबसे फास्ट टेक्निक होती है। इसमें ना तो खर्चा होता है ज्यादा, ना ही दोस्तों इसमें ज्यादा टाइम लगता है। सो एज ए केमिस्ट, एज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस होने के कारण बच्चों मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं जो मैंने अपने करियर में बच्चों सीखी है। बच्चों कभी भी इंडस्ट्री में अगर हम कोई रिएक्शन वगैरह कर रहे होते हैं तो वहां पे अगर हमने कोई रिएक्शन की प्रोडक्ट बना
तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि वो जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने वो क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट आउट कर लें। क्रिस्टलाइजेशन सबसे आसान, सबसे तेज टेक्निक होती है, यही चीज लैब में भी होती है। अब क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, आइए इसको समझते हैं और एग्जाम के पर्पज से क्या क्या चीजें यहाँ पे जानने की है। देखो बेटा, क्रिस्टलाइजेशन में जो मेन फंडा होता है वो होता है हमारा डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, difference in solubility of compound and impurities in particular solvent। हमें एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करना है जिसमें कि इम्प्योरिटीज और कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी में अंतर हो। ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट मत चूज कर लें जिसमें दोनों सॉल्युबल हैं, जिसमें दोनों इनसॉल्युबल हैं। एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करना है जिसमें कि कंपाउंड सॉल्युबल है, इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल है, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, ये हम लोग काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टेप 1 में एक सॉल्वेंट चूज करते हैं। कैसा हमने सॉल्वेंट लेना होगा, सॉल्वेंट ऐसा लेना होगा जिसमें कि कंपाउंड इज पार्शियली सॉल्युबल। यस, हमने एक ऐसा सॉल्वेंट लेना होगा बेटा जिसमें कंपाउंड हमारा पार्शियली सॉल्युबल है, जिसमें कि बेटा कंपाउंड हमारा पार्शियली सॉल्युबल है एंड इम्प्योरिटीज हाईली सॉल्युबल है, इम्प्योरिटीज हाईली सॉल्युबल है। आपने बेटा एक ऐसा सॉल्वेंट चूज कर दिया, उसके बाद क्या करोगे, आपने एक बीकर लेना है, उस बीकर में अपने कंपाउंड को इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर देना, रिएक्शन मिक्सचर को पूरा पूरा सॉल्वेंट डिसॉल्व कर देना। डिसॉल्व करने के बाद उसको गर्म कर देना। गर्म करने से क्या होगा बेटा, सबको ही डिसॉल्व हो जाएंगे। हीट करने पे तो जो पार्शियली सॉल्युबल कंपाउंड है आपका वो भी डिसॉल्युबल हो जाएगा और उस कंपाउंड के साथ साथ जो इम्प्योरिटीज है वो भी। सो यू गेट होमोजेनियस मिक्सचर आफ्टर हीटिंग। डिसॉल्व किया, हीट किया, एक होमोजेनियस सोल्यूशन मिल गया। अब आपका एम ये है इस होमोजेनियस सोल्यूशन में से अपने मेन कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करें और इम्प्योरिटीज हमारी ना एक्सट्रैक्ट हो। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, इसको बेटा ठंडा करोगे। तुम ठंडा कैसे करोगे, आपने इसको एक बीकर, ये जो है, ये जो कटोरा है जिसमें हमारा ये सब कुछ चीजें डिसॉल्व है, उसके चारों तरफ क्या लगा दोगे, आइस। आप बेटा इसके चारों तरफ आइस लगा दोगे। जब आप बेटा इसके चारों तरफ आइस लगा दोगे तो ठंडा हो जाएगा ये। और ठंडा होने से क्या होगा, ठंडा होने से क्या होगा, जिस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम है, बेटा हाई टेम्परेचर पे तो सब कुछ सॉल्युबल होते हैं, लो टेम्परेचर पे जिस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम है वो अब उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। सो व्हेन टेम्परेचर कूल्स डाउन, हमारा कंपाउंड जिसकी सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कम है, पार्शियली सॉल्युबल था, वो धीरे धीरे क्या होगा, क्रिस्टलाइज होगा बेटा, प्रेसिपिटेट करेगा। हमारा जो कंपाउंड है वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट करेगा। और हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं, क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, तो वो लो टेम्परेचर में भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल रहेंगी। सो आपका जो कंपाउंड था वो तो प्रेसिपिटेट कर गया है और जो इम्प्योरिटीज है वो सॉल्वेंट में स्टिल रिमेन सॉल्युबल। अब ऐसा करने के बाद तुम क्या करोगे, इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट कर दोगे। फिल्टर आउट करने पे सारा लिक्विड इम्प्योरिटीज को लेके बाहर चला जाएगा और आपका जो कंपाउंड है वो फिल्टर पेपर के बाहर आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मेन फंडा क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। क्रिस्टलाइजेशन में करते क्या है, ये सब करते हैं। हमने एक ऐसा सॉल्वेंट लेना होता है जिसमें कि कंपाउंड पार्शियली सॉल्युबल है और इम्प्योरिटीज हाईली सॉल्युबल है, या फिर इसका वाइस वर्सा भी चलेगा। बेटा ये भी हो सकता है कि इम्प्योरिटीज पार्शियली सॉल्युबल है, कंपाउंड हाईली सॉल्युबल है, वो भी चल सकता है, लेकिन ऐसा कम होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों की प्रेफर्ड चॉइस होती है। सो दिस इज व्हाट क्रिस्टलाइजेशन इज। और अब चलिए चलते हैं हम लोग अगली टेक्निक की तरफ। हम लोग आ गए हैं अपनी अगली टेक्निक पे, विच इज हमारी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ये हमारी बच्चों अगली टेक्निक है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। एंड अगेन आई मस्ट से ये भी बेटा बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है। अब बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस टेक्निक के बारे में क्या क्या जानना है उसको जरा ध्यान देते हैं। बेटा जो सारी फिगर मैंने बनाई उन सारी फिगर को अपने नोट्स पे बना लेना। मैं बता रहा हूँ बेटा, ये चैप्टर में सिर्फ ये 45 मिनट का इस वीडियो देख करके आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बच्चों आप सीख जाओगे, रिसेंट आए हुए सारे सवाल आपके लगने लगेंगे। सो आइए चलिए समझते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। बेटा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में हम लोग दो सॉल्वेंट लेते हैं, वी टेक 2 सॉल्वेंट्स। हमने बेटा हमारे रिएक्शन मिक्सचर जिसमें कि 2 कंपाउंड्स हैं या ज्यादा कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड को सेपरेट करना चाहते हैं। ये सारा हम लोग प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। सो हमें अपनी कंपाउंड्स को सेपरेट करना है। रिएक्शन के दौरान कई प्रोडक्ट्स बने, हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं। अब सेपरेट करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे बेटा, तुम 2 सॉल्वेंट लोगे। कैसे 2 सॉल्वेंट लोगे, विच हैव डिफरेंट डेंसिटी। दोस्तों तुम लोग ऐसे सॉल्वेंट लोगे जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, विच हैव डिफरेंट डेंसिटी एंड विच आर इमिसिबल। ये बेटा ध्यान रखना, आपने 2 ऐसे सॉल्वेंट लेने हैं
जिनकी डेंसिटी अलग अलग है और जो आपस में सॉल्युबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल और वाटर, सही बात है ना, पेट्रोल हल्का होता है, पानी भारी होता है और दोनों आपस में सॉल्युबल भी नहीं है। इसी तरह से पानी और बेंजीन, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर आपको बताऊं तो ईथर और CCl4 ये भी हमारे इस तरह से, सॉरी पानी और CCl4 ये भी हमारे इस तरह के हैं। ईथर और CCl4 तो सॉल्युबल हो जाएंगे। सो पानी और CCl4, पानी हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, CCl4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। CCl4 नॉन पोलर है, पानी पोलर है, तो वो आपस में सॉल्युबल नहीं है। सो हमने ऐसे दो सॉल्वेंट लेने हैं बेटा जिनकी डेंसिटी में अंतर हो और जो आपस में सॉल्युबल ना हो। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, हमारे इन दो सॉल्वेंट में दोस्तों, हमारे इन दो सॉल्वेंट में सीन ऐसा होना चाहिए कि हमारा कंपाउंड ए एक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाए और कंपाउंड बी दूसरा सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो। सो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में दो कंपाउंड हैं ए और बी, और इनमें से एक कंपाउंड लेट्स से वाटर सॉल्युबल है, इनमें से लेट्स से एक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है और एक कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल है। ये हमारा वाटर इनसॉल्युबल है, ये हमारा वाटर इनसॉल्युबल है। तो ऐसे टाइप की सिचुएशन में ही दोस्तों हम लोग डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की टेक्निक करते हैं। बच्चों ये है रियल लाइफ एग्जांपल। हमारे पास रिएक्शन के दौरान दो ऐसे प्रोडक्ट बने हैं जिनमें से एक कंपाउंड तो पानी में सॉल्युबल है बट दूसरा कंपाउंड बच्चों पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो ऐसे में हम लोग डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन लगा देते हैं। हम लोग एक तरफ में पानी ले लिया, दूसरी तरफ कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, पेट्रोल, ईथर, बेंजीन, कोई भी इस तरह का सॉल्वेंट ले लिया, और हम क्या करते हैं, हमने इसको कहते हैं बेटा फनल। ये हमने बेटा फनल ली हुई है, इस फनल में हमने दोनों सॉल्वेंट को डाल दिया। लेट से 50 ml सॉल्वेंट ए डाल दिया, 50 सॉल्वेंट बी डाल दिया, और उसके अंदर फिर तुमने बेटा अपने रिएक्शन मिक्सचर को भी डाल दिया। और उसके बाद हम इस पूरी फनल को शेक करते हैं, खूब अच्छे से शेक करते हैं। जैसे जिम में शेकर नहीं होता है जिसमें कि हम लोग प्रोटीन शेक करते हैं, उसी तरह से इसको शेक करते हैं। शेक करने के दौरान जो हमारे कंपाउंड्स है वो अच्छे से इन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। कंपाउंड ए को जिसमें डिसॉल्व होना उसमें चला जाएगा, कंपाउंड बी को जिसमें डिसॉल्व होना उसमें चला जाएगा। और चूंकि दोनों सॉल्वेंट की डेंसिटी अलग अलग है तो नीचे कौन आ जाएगा बेटा, हाई डेंसिटी सॉल्वेंट। नीचे कौन आ जाएगा बेटा, हाई डेंसिटी सॉल्वेंट। हाई डेंसिटी सॉल्वेंट नीचे आ जाएगा, हाई डेंसिटी सॉल्वेंट दोस्तों नीचे आ जाएगा। हाई डेंसिटी सॉल्वेंट दोस्तों, हाई डेंसिटी सॉल्वेंट नीचे आ जाएगा, एंड लो डेंसिटी सॉल्वेंट, एंड लो डेंसिटी सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो बेटा CCl4 सबसे हाई डेंसिटी सॉल्वेंट होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, फिर पानी और उसके बाद ईथर वगैरह। ये बेटा डेंसिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर मान लीजिए पानी और ईथर है तो पानी नीचे ईथर ऊपर। मान लीजिए हमारे पास CCl4 और ईथर है तो CCl4 नीचे ईथर ऊपर। मान लीजिए CCl4 पानी है तो CCl4 नीचे पानी ऊपर। इस तरह से हमारा यहाँ पे सीन होता है, ठीक है। और ये सॉल्वेंट अलग अलग लेयर बना लेंगे और ये सॉल्वेंट अपने साथ हमारे कंपाउंड्स को भी ले लेंगे। जैसे कि इस फिगर में अगर हम देखें तो नीचे हमारी पानी की लेयर है और ऊपर हमारी ऑर्गेनिक लेयर है, ऊपर हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लेट्स से ईथर वगैरह। अब पानी में कौन सॉल्युबल था, कंपाउंड ए हमारा वाटर इनसॉल्युबल है, कंपाउंड ए हमारा वाटर इनसॉल्युबल है तो कंपाउंड ए ऊपर आ जाएगा, और कंपाउंड बी हमारा वाटर सॉल्युबल तो ये नीचे आ जाएगा। सो आपके दोनों कंपाउंड अलग अलग सॉल्वेंट में आ गए हैं और ये दोनों सॉल्वेंट आपको अलग अलग दिख भी रहे हैं। दे आर फॉर्मिंग टू डिफरेंट लेयर बिकॉज दे आर इमर्सिबल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस नोजल को खोल दोगे और नोजल खोलोगे तो सॉल्वेंट आएगा नीचे। पहले कौन सा सॉल्वेंट आएगा, नीचे वाला। नीचे वाले सॉल्वेंट को तुम बहुत केयरफुली एक अलग कोनिकल में कलेक्ट कर लोगे और इस सॉल्वेंट के साथ साथ कंपाउंड भी आपका आ गया। फिर जैसे ही नीचे वाला सॉल्वेंट पूरा जाएगा तुरंत इसको बंद कर देना, फिर इस कोनिकल को हटा करके दूसरी कोनिकल ले लेना, दूसरा बर्तन ले लेना और उस बर्तन में ऊपर वाले सॉल्वेंट को कलेक्ट कर लेना, ऊपर वाले सॉल्वेंट साथ ये आ जाएगा। सो आपके पास दो डिफरेंट बीकर्स में, डिफरेंट कंटेनर्स में कंपाउंड ए और कंपाउंड बी आ गए। फिर इसके बाद सॉल्वेंट को उड़ा देना, इवापोरेट कर देना और कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे टेक्निक होता है। सो व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, हम अपने कंपाउंड्स को दो अलग अलग सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं। हम अपने रिएक्शन मिक्सचर को जिसमें कि कई कंपाउंड्स हैं उनको दो अलग अलग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट ऐसे चूज करने हैं जिनमें कि अलग अलग कंपाउंड अलग अलग सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। एक सॉल्वेंट में इम्प्योरिटी सारी डिसॉल्व हो जाए और एक सॉल्वेंट पे हमारे मेन कंपाउंड आ जाए।
जैसे कि रिएक्शन में मान लीजिए कोई सॉल्ट ऑल बन रहे हैं फालतू में, जैसे कि वुड्स रिएक्शन नहीं बनता था NaCl वगैरह। सो NaCl को हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग करना है। वुड्स रिएक्शन तुमने की, तुमने एल्केन बना दिया और साथ में NaCl बना। अब एल्केन और NaCl को अलग कैसे करें? NaCl पूरा पानी में सॉल्युबल हो जाएगा और जो एल्केन है वो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ जाएगा। इस तरह की चीजें होती हैं। सारे एल्केन तो गैस नहीं होते, कुछ एल्केन लिक्विड भी होते हैं। तो जो एल्केन आपकी वुड्स रिएक्शन में बनी है उसको तुमने ईथर में डिसॉल्व कर दिया और जो NaCl बना है वो तुम्हारा पानी में आ गया। तो इस तरह से हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हम लोगों का दोस्तों डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का पढ़ना होता है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में दो अलग अलग सॉल्वेंट लेने होते हैं जिनकी डेंसिटी अलग है और जो इमिसिबल है, सो दैट दे विल फॉर्म टू डिफरेंट लेयर्स। और इन दो अलग अलग सॉल्वेंट में हमारे कंपाउंड्स अलग अलग डिसॉल्व होने चाहिए। एक सॉल्वेंट में एक कंपाउंड, दूसरे सॉल्वेंट में दूसरा कंपाउंड, ये हमारा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन हम लोग लगाएंगे। चलिए दोस्तों, तो इन सब थ्योरी को पढ़ने के बाद देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं, तो प्रैक्टिकल करने से आती हैं। लेकिन अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट तो करने जा नहीं रहे, अभी आप लोग रिसर्च तो करेंगे। तो अभी आपको इस थ्योरी पढ़ना है। हो सकता है आपको ये 70% क्लियर हो, 80% क्लियर हो। लेकिन दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो टर्म्स आपको बताए, RF फैक्टर क्या होता है, हमारा मेन फंडा क्या होता है, इन सब चीजों को आपने नोट डाउन करना है। आपने हमेशा बच्चों याद रखिए, पढ़ाई एग्जाम के हिसाब से करनी है। बच्चों, आपने अपनी पढ़ाई को एग्जाम के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए पढ़ना है। ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं असलियत में किसी भी स्कूल में कराई नहीं जाती हैं, लेकिन एग्जाम में आ रही। अब हम एजुकेशन सिस्टम से तो लड़ेंगे नहीं, हमको तो भाई IIT का एग्जाम देना है। ये सारी टेक्निक IIT के अंदर जाकर के हम लोग करते हैं। वहां के हम लोग के जो केमिस्ट्री के जो कोर्सेज होते हैं वहां पे ये सब चीज सिखाई जाती है। लेकिन क्या करें, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग को रहना है और इसी एजुकेशन सिस्टम में ही हमको एग्जाम क्लियर करना है। सो नेता बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए और टर्मिनोलॉजी बेस्ड नोट्स तैयार करिए। ठीक है, जरूरत पड़ती तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको डाल दी है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों, स्ट्रिक्टली क्लास 11 NCERT GOC में ये सारे टर्म बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में दिए हुए हैं। वहां से पढ़ सकते हो या फिर अपनी स्कूल किताब से पढ़ सकते हो। ये दोस्तों यहाँ पे आपको काम करना है। कोई भी हाई लेवल की किताब उठाने की जरूरत नहीं है। इट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं सवालों पे। सारी की सारी प्यूरिफिकेशन टेक्निक को अच्छे से समझने के बाद अब हम लोग बच्चों कुछ रीसेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस में हम लोग आ रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2019 और 2020 के दौरान आए हुए हैं। चलिए, इसमें से सबसे पहला सवाल लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? RF वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। यस बच्चों, अलग अलग क्रोमेटोग्राफी में RF अलग अलग होते हैं। अलग अलग हमारा क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज अलग अलग होगा तो RF अलग अलग होगा। तो यस, ये चीजें। द वैल्यू ऑफ RF कैन नॉट बी मोर देन 1। यस भाई, सॉल्वेंट ऊपर मूव करता है, उसके साथ साथ कंपाउंड मूव करता है। RF हमारा 1 से छोटा ही होता है और नॉर्मली हम लोग RF ऐसा चूज करते हैं, सॉल्वेंट ऐसा चूज करते हैं कि RF हमारा 0.2, 0.3, 0.4 तक रहे। ये हमारी चीज है। तो RF कैन नॉट बी मोर देन 1। हायर RF वैल्यू मीन्स हायर एड्सॉर्प्शन। बेटा, एड्सॉर्प्शन मतलब स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन। स्टेशनरी फेज में जो कंपाउंड हमारा चिपक जाता है वो हमारा एड्सॉर्प्शन होता है। सो स्टेशनरी फेज के साथ जो इंटरेक्शन है उसे हम लोग एड्सॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया सरफेस केमिस्ट्री में आएगा। सो हमारा एल्यूमिना, हमारा सिलिका के साथ जो कंपाउंड चिपका हुआ है, जो उसकी बॉन्डिंग है, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि अगर किसी कंपाउंड का RF ज्यादा है तो मतलब उसका स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है। क्या ये सही है? नहीं बच्चों, अगर किसी का RF ज्यादा होता है तो मतलब उसका स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन कम है, बल्कि मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। RF वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन मोबाइल फेज। यस बच्चों, अलग अलग सॉल्वेंट में RF वैल्यू अलग अलग होती है। एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कंपाउंड अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है तो उसमें उसका RF ज्यादा आएगा, और एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कंपाउंड अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो उसमें उसका RF कम आएगा। तो बेटा, इस पर्टिकुलर सवाल में स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल भी जैसा मैंने कहा 2019-20 का ही है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी एक्शन के ऊपर हमारा बच्चों TLC का फंडा बेस्ड होता है। TLC में कैपिलरी एक्शन के कारण सॉल्वेंट ऊपर फ्लो करता है। यहाँ पर तो सॉल्वेंट ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है। ठीक है, बट ग्रेविटी इज नॉट द ओनली कंसेप्ट हियर। डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस विद ऑन द सॉलिड फेज। डिफरेंशियल, ओके, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है और यहाँ पे एड्सॉर्प्शन है।
बेटा देखिए एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन टेक्निक जो होती है हमारे क्लास 12 पास आउट के बच्चे जानते होंगे, और जो बच्चे जस्ट अभी अभी क्लास 12 में आए हैं वो इस सब को शायद नहीं जानते होंगे। बेटा एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है स्पंज, पानी जो होता है हमारा कपड़े के ऊपर एब्जॉर्ब होता है। सो पानी कपड़े के ऊपर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और चौक जो होती है, चौक बेटा इनको एब्जॉर्ब करती है। सो एड्सॉर्प्शन मतलब एक ऐसा फिनोमेना जिसमें चीज सिर्फ आउटर सरफेस पे ही चिपकी हुई है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कि जो हमारा सल्यूट है वो सिर्फ सॉल्वेंट की या कंपोनेंट की आउटर सरफेस पे ही चिपका हुआ है। जैसे कि धूल मिट्टी मेरी सतह पे सिर्फ ऊपर ऊपर होती है, क्या अंदर थोड़ी ना पेनिट्रेट कर जाती है, कि मैल मेरे पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है क्या, धूल पूरी शरीर के अंदर स्किन के अंदर चली जाती है क्या, नहीं। तो धूल मिट्टी या फिर जो गंदगी होती है वो हमारे शरीर के ऊपर चिपकी होती है, तो दैट इज एड्सॉर्ब। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज बॉडी के अंदर तक चली जाए, जैसे कपड़े में अगर हम पानी डाल दें तो पानी पूरे के पूरे कपड़े के अंदर तक चला जाता है, बिकॉज कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब करता है। बी वाला टर्म कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब करता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। सो एड्सॉर्प्शन मतलब जब कोई चीज सिर्फ ऊपर ऊपर चिपकी होती है। चौक को अगर आप इंक के अंदर डालोगे तो इंक सिर्फ चौक के ऊपर ऊपर सरफेस पे होगी, एकदम बल्क में पेनिट्रेट नहीं करती है, तो दैट इज व्हाट इट इज एड्सॉर्ब। सो बेटा कॉलम क्रोमेटोग्राफी के केस में जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर होता है, रिएक्शन मिक्सचर में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं, और उनका एड्सॉर्प्शन स्टेशनरी फेज के साथ अलग अलग लेवल का होता है। हमने आरएफ का कंसेप्ट पढ़ा था। सो यहाँ पे बेटा जो सही फंडा है वो हमारा डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द सॉलिड फेज। यस, इट साउंड्स बेटर। एब्जॉर्प्शन टर्म यहाँ पे गलत कर दिया है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन वर्ड में चीजों को संभाल दिया, तो ये यहाँ पे बेटा इसका सही आंसर है। कैपिलरी और ग्रेविटेशन एक्शन में अलग अलग कंपाउंड का स्टेशनरी फेज या मोबाइल फेज के साथ अलग अलग इंटरेक्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग कंपाउंड का स्टेशनरी फेज के साथ अलग अलग लेवल का एड्सॉर्प्शन या फिर अलग अलग लेवल का इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पर सही है। ओके गाइस, तो आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। बच्चों अगला सवाल बहुत ही अच्छा है और ये हमको एक तरह से डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड सवाल है, ठीक है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड हमारे पास एक सवाल है। हमसे पूछ रहा है कि हमारा ये जो कंपाउंड है किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। हमारा जो कंपाउंड है उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल दी हुई है, वो अलग अलग सॉल्वेंट में इस तरीके से डिसॉल्व हो रहा है, किसी में डिसॉल्व है किसी में डिसॉल्व नहीं है। तो इन सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल के आधार पे आपने अपने कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो आइए चलिए इसके ऊपर हम लोग समझते हैं चीजों को। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है उस पे आते हैं हम लोग। बेंजामाइड, बेंजामाइड वी ऑल नो दैट दिस इज दिस, ठीक है। ऑर्थोटोल्यूडीन, ऑर्थोटोल्यूडीन हमारा ये है, ठीक है। ओलिक एसिड वी डोंट नो, ओलिक एसिड ऐसा हमको 11th-12th में जल्दी मिलता नहीं है, तो फालतू में इसको रटने की जरूरत नहीं है, ना मैंने रटा है ना आपको रटने की जरूरत है। ओलिक एसिड में भी सम सीवेज कंटेनिंग कंपाउंड होगा। एंड मेटाक्रिसरॉल, एंड गाइस मेटाक्रिसरॉल की मैं अगर बात करूं तो ये हमारा मेटाक्रिसरॉल होगा, ठीक है। सो टोल्यूइन जिसमें कि OH लगा हुआ है, तो ये हमारा क्रिसरॉल है, मेटाक्रिसरॉल थर्ड वाला, ठीक है। तो चलिए हमारे पास ये ऑप्शन है ABCD, अपने पास ऑप्शन है। अब आइए चलिए समझते हैं। बच्चों देखिए ये सवाल क्लास 11 से 12th में जो बच्चे अभी अभी आए उनको नहीं समझ में आएगा। एज लॉन्ग एज आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन बेस्ड कंपाउंड एल्कोहल चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तब तक आपका ये सवाल नहीं होगा। वहीं पे हम लोग इस केमिस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। बट जो बच्चे तुरंत अभी जेई अपीयर होंगे उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जो बच्चे 12th पास आउट वाले उनको समझ में आएगा, तो उनको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आएगी। आइए चलिए देखते हैं। गाइज याद करिए हम लोगों ने क्या क्या टेस्ट पढ़े हुए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा किस में सॉल्युबल होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट, एफरवेसेंस टेस्ट। एंड फिनॉल के लिए टेस्ट क्या होता है? फिनॉल इज सॉल्युबल इन NaOH। फिनॉल हमारा NaOH में सॉल्युबल होता है। फिनॉल NaOH में सॉल्युबल है, सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एक अच्छा एसिड होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट में भी सॉल्युबल होता है, NaOH में तो सॉल्युबल होगा ही होगा, दोनों में सॉल्युबल होगा। आइए चलिए जरा समझते हैं। सो हमारा जो कंपाउंड है पानी में सॉल्युबल नहीं है, दैट्स मीन इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। HCl में इनसॉल्युबल है। बेटा एसिड में कौन सॉल्युबल होते हैं? जो भी कंपाउंड बेसिक होते हैं, दे ऑल आर सॉल्युबल इन एसिड। सो अगर हमारा कंपाउंड A होता तो डेफिनेटली श्योर शॉट वो हमारा HCl में सॉल्युबल होता। सो HCl में सॉल्युबल होने के लिए बंदे को बेसिक होना चाहिए, या वो कंपाउंड जो बेसिक है वो HCl में सॉल्युबल होगा। ये कंपाउंड HCl में सॉल्युबल नहीं है, दैट मींस इट इज नॉट बेसिक। डोंट से इट इज एसिडिक, वो बेसिक तो नहीं है। बेसिक होता तो सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रल भी हो सकता है,
ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट बेसिक, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, बेसिक नहीं है, एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ये इसका सही कंसेप्ट है। 10% NaOH में सॉल्युबल है। अच्छा, NaOH में सॉल्युबल है बेटा, NaOH में कार्बोक्सिलिक एसिड भी सॉल्युबल होता है, फिनॉल भी होता है। तो यहाँ पर बेटा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, और फिनॉल ग्लिसरॉल जो कि एक तरह का फिनॉल होता है वो भी चलेगा। तो यहाँ पे सेकंड थर्ड दोनों के लिए अपने पास गुंजाइश बन गई है। सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल नहीं है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होता, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल हो जाता। सो इस हिसाब से दैट मीन्स बच्चों ये जो हमारा कंपाउंड है ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ट्रू होता तो सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल हो जाता। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन बचता है बच्चों वो है मेटाग्लिसरॉल का। सो हमारा जो एक्स है बेटा वो मेटाग्लिसरॉल है। अब आइए चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। सो मेटाग्लिसरॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, एक बेंजीन डेरिवेटिव है, इसमें बहुत सारे कार्बन है, तो जिस कारण से पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। मेटाग्लिसरॉल कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसमें कोई बेसिक गुण मौजूद नहीं है। बेसिक गुण ना होने के कारण इसमें फिनॉल है। फिनॉल बच्चों हल्का फुल्का एसिड होता है, फिनॉलिक ग्रुप होने के कारण ये हल्का फुल्का एसिडिक है, और एसिडिक है तो एसिड में सॉल्युबल नहीं होगा, एसिड बेस में सॉल्ट बना के सॉल्युबल होते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर होगी। NaOH में सॉल्युबल है क्योंकि बेटा फिनॉल जो ग्रुप्स होते हैं वो NaOH के साथ सॉल्ट बना लेते हैं, फिनॉक्साइड आयन बना लेते हैं, तो ये भी सही है। और सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल नहीं है बेटा, फिनॉलिक ग्रुप उतने ज्यादा एसिडिक भी नहीं होते कि सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे वीक बेस के साथ सॉल्युबल हो। तो ये यहाँ पे फंडा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो सही इसका आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला होगा अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और सारे बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, और इस वीडियो को बनाते समय बच्चों इसके नोट्स बनाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे। मेरी तरफ से बहुत सारी प्यार, मोहब्बत, दुआएं आपके लिए हमेशा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।